नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, जिसमें पहला वीडियो जो है प्रशासनिक व्यवस्था और एक परिचय के बारे में है, जबकि 2 अन्य वीडियो जो है दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक जो 2 राजवंश हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश, उसके बारे में भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश तुगलक वंश के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग शुरू करते हैं तुगलक वंश का इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कहा जाता है कि 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानने के लिए। इसके संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। यह सल्तनत काल का तीसरा राजवंश था। पहला राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश। इस वंश में 4 जो थे प्रमुख शासक थे। ऐसे तो शासक और भी हुए हैं, लेकिन प्रमुख शासकों में सिर्फ 4 ही थे जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की या कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। इसमें से देख लेते हैं। पहला शासक जो था गियासुद्दीन तुगलक था। इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी के बीच चला, लगभग 5 सालों तक। यह मूल रूप से तुर्क मुसलमान था। अब जो दिल्ली सल्तनत का जो 5 राजवंश शासन किया है, उसमें से 3 जो राजवंश है वही तुर्क है, बाकी 2 राजवंश अन्य मुसलमान है। तो मूल रूप से यह तुर्क मुसलमान था। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। जी हाँ, इसका वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। इसने 29 बार मंगोलों का सामना किया था। इसके गियासुद्दीन तुगलक का जो था बहुत ही अच्छा अनुभव था मंगोलों से लड़ने के लिए, और जितनी बार उसने मंगोलों से युद्ध की लगभग हर बार सफलता प्राप्त की। इसीलिए उसने गाजी उल मलिक नाम की उपाधि धारण की। क्या थी? गाजी उल मलिक नाम की उपाधि धारण की। इसका अर्थ क्या होता है? गाजी उल मलिक का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। अब ये काफिर कौन होता है? जो भी गैर मुस्लिम होते थे, चाहे हिंदू या किसी अन्य धर्मों के, उसे इस्लामिक भाषा में काफिर कहा जाता था। तो इसीलिए इसने गाजी उल मलिक की उपाधि धारण की। 1320 ईस्वी में अंतिम खिलजी शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। दक्षिण भारत विजय के अभियान के लिए उसने अपने पुत्र जूना खां को भेजा। एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो इसी क्रम में उसने दक्षिण भारत में अपने पुत्र जूना खां को भेजा दक्षिण विजय के लिए, और यही जूना खां जो था वो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देख लेते हैं गियासुद्दीन तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। उसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्व संबंधी सुधार। उसने भूमि कर को 1/2 से घटाकर 1/3 भाग कर दिया। कुल उपज का जो था 1/2 के जगह 1/3 लेना शुरू किया, मतलब भूमि राजस्व को थोड़ा सा कम कर दिया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि एक अच्छा शासक था, उदार शासक था, और इसने अपनी प्रजा के भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें एक कार्य ये भी था कि सिंचाई के लिए उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। खालसा भूमि को वापस अमीरों उलेमाओं को प्रदान किया। अब ये खालसा भूमि क्या है? जैसा कि पिछले वीडियो में जब अलाउद्दीन खिलजी का वीडियो आप पढ़िएगा, उसमें मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी अमीर थे, उलेमा थे, सरदार थे, उससे उसकी जो दान में मिली हुई भूमि वापस ले ली थी और उसे खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि घोषित कर दी थी। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था
वह मतलब इस्लाम को शासन से अलग रखता था, सिर्फ वह अपना सुनता था, उसको धर्म को शासन में एंट्री नहीं करने देता था। तो जितना भी उलेमा और सरदारों को उसने भूमि दान में दी थी, उस सबको वापस लेकर उसे सरकारी भूमि घोषित कर दिया था। गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, पुनः उसी सरकारी भूमि को वापस अमीर उलेमाओं को, सरदारों को वापस प्रदान कर दिया। इससे क्या हुआ कि अमीर सरदार सब खुश रहने लगे। इससे सैन्य व्यवस्था जो थी खिलजी शासकों की तरह ही थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था की थी सैनिकों का हुलिया लिखना और उसका कद काठी कर लिखना, घोड़े दागना, तो इस प्रकार की जो प्रणाली थी इसने भी उसी तरह से रखा, कोई चेंजेस सैन्य व्यवस्था में नहीं किया, पूर्ववत रखा। यह एक धार्मिक उदार शासक था। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। मतलब हिंदुओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि जो पहले के शासक हुए थे वो तो मतलब एंटी हिंदू थे ही, लेकिन फिर भी उसके बीच में कुछ शासक ऐसे भी हुए जिसने उदारता दिखाई हिंदुओं के प्रति, इसलिए इसे धार्मिक उदार शासक कहा जाता है। इसने डाक व्यवस्था की स्थापना की, पत्राचार के लिए डाक व्यवस्था की भी स्थापना की। दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। दिल्ली में आज भी आप जाइएगा या अगर आप दिल्ली के हों तब जानते होंगे कि एक जगह है तुगलकाबाद, तो उसकी स्थापना किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक ने। एक जो थे प्रसिद्ध कवि कहिए या राइटर कहिए, अमीर खुसरो, उसने तुगलकनामा की रचना की थी। यही गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही उसने तुगलकनामा की रचना की। और उस समय का जो शासन व्यवस्था था और क्या क्या हालात थे उन सब का वर्णन उन्होंने इस तुगलकनामा में किया है। 1324-25 में पुत्र जूना खां द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल के गिरने से मृत्यु हो गई। अब क्या था कि 1324-25 ईस्वी में वह गया था बंगाल विजय में। अब बंगाल उस वक्त सब एक था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो उस वक्त बंगाल विजय के लिए वो गया था और वहाँ से विजय के वापसी कर रहा था। तो उसके पुत्र जूना खां ने मतलब उसके सम्मान में एक लकड़ी का विशाल महल बनवाया था। और यह देखकर गियासुद्दीन तुगलक खुश भी रहा। और जब वह अंदर गया और कुछ ऐसा हुआ कि वह लकड़ी का महल पूरा भर भरा के गिर गया और उसके नीचे वह दबने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब ये कहा जा सकता है कि क्या वह प्री प्लान था कि आएगा और बैठेगा शासक, ऊपर से लकड़ी का महल गिर जाएगा, वो मर जाएगा, बाद में मैं शासक बन जाऊंगा। हो सकता है ये प्री प्लान भी हो या एक एक्सीडेंट भी हो, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वैसी लकड़ी के महल में जो गिरने से उसकी मृत्यु हो गई गियासुद्दीन तुगलक की। अब हम चलते हैं अगले शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MBT भी कहते हैं। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। इसका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? जूना खां, जहाँ अभी हमने जिक्र किया है उसके बारे में। मध्यकालीन भारत का सबसे शिक्षित शासक था। इसके बारे में कहा जाता था कि मध्यकालीन इतिहास देख लिया जाए, चाहे वो सल्तनत काल हो या फिर मुगल काल हो, सबसे शिक्षित शासक कौन हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उसे अन्य नामों में मूर्ख शासक, पागल सुल्तान, मनियारों का सुल्तान आदि कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे शिक्षित था फिर भी उसे मूर्ख शासक कहा गया। वजह क्या थी कि इसने कुछ कार्य किए, विकास संबंधी ही कार्य किए, लेकिन असफल हो जाने के कारण अब जितने भी कार्य में हाथ डालता था वो सारा असफल हो जाता था, या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिससे उसके सारे प्लान बेकार हो जाते थे। इसीलिए इसे मूर्ख शासक या पागल सुल्तान कहा जाता था। पागल सुल्तान क्यों कहा जाता था आगे अभी पढ़ने के लिए मिलेगा, अब ध्यान देंगे उस पर। तो इसके कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य किया इसने जिसके चलते से ये सब उपाधियां मिली, मूर्ख सुल्तान, पागल सुल्तान आदि। कर राजस्व में वृद्धि के लिए उसने करों में वृद्धि कर दी। राजस्व जो उगाही था, धन चल के
प्राप्ति के लिए, राजा शासन काल चलाने के लिए जो धन प्राप्ति करना था, तो उसके लिए उसने करों में वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्रों में कर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया था, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे साम्राज्य में कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। उसने क्या किया, सिर्फ दोआब के क्षेत्रों में कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। अब दोआब का क्षेत्र वो था जहाँ दो नदियों के बीच की जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ होती थी, तो सोचा कि ऐसा में टैक्स लगा दें उस जगह और वहाँ के जो उपज पे मिलेगा हमको ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति की। इसलिए इसने पूरे साम्राज्य में न लगा के सिर्फ दोआब क्षेत्रों में इसने टैक्स को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया। लेकिन इसकी किस्मत देखिए कितना खराब था। उसी समय अकाल और प्लेग फैल गया, पूरे साम्राज्य में अकाल छा गया और प्लेग जैसी महामारी फैल गई। अब क्या था, किसान जो था तो वो तो टैक्स देने से रहे, सब किसान निर्धन हो गए थे। तो इसका जो प्लान था 1/2 भाग कर लेने का, वह यहाँ पे असफल हो गया। दूसरा क्या कार्य किया किसने, कि कृषि विकास के लिए दीवान एकोही या अमीर एकोही की स्थापना की। इसने क्या किया है, इस एक व्यवस्था लागू की जिसे दीवान एकोही या अमीर एकोही कहा जाता था। अब इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो किसानों का था, भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान की जाती थी या फिर बैल प्रदान किया जाता था या ऋण की सुविधा दी जाती थी, ताकि वो लोग क्या कर सके, सरकारी भूमि पर खेती कर सकें। अब इनको खेती के लिए क्या किया उसने, कुछ पदाधिकारी का भी नियुक्त किया जो उसको एक ज़मीन चुन के दे दें और उसी ज़मीन पर उसने किसान लोग खेती करें। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जिन पदाधिकारियों को उसने चुना वो उसने ऐसी भूमि को चुना जो या तो बंजर थे या एकदम बेकार थे, अनुपजाऊ थे। अब ऐसे खेतों पर तो किसान काम करेंगे नहीं, फसल उगाएंगे नहीं। तो हुआ क्या कि टोटल पैसा उसका डूब गया, जितना भी लगाया, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इसमें कृषि विकास के लिए किया जाने वाला जो पहल था उसका एक अच्छा पहल था, कहा जाता था आधुनिक पहल था, जैसे कि सरकार का उसमें निवेश हुआ और किसान जो भी कमाएंगे उसमें से कर के रूप में प्राप्ति होगी। लेकिन कहें कि इसका जो पदाधिकारी था चोर था, यूँ कहिए कि एक निकम्मे जो पदाधिकारी थे वो लोग को शामिल कर दिया, जिसने अच्छी भूमि किसानों को खोज कर दी नहीं। परिणामतः क्या हुआ, यह योजना भी असफल हो गई। इसका दूसरा कार्य देख लेते हैं, पागलपंथी का, राजधानी परिवर्तन। ये कारण जो है इसे मूल रूप से पागल कहा जाता है। 1327 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, दक्षिण के देवगिरी में स्थानांतरित किया। जो स्थानांतरित करने के बाद उसे देवगिरी के नाम को बदलकर दौलताबाद नाम रख दिया गया। लेकिन सिर्फ बहुत से शासक थे ऐसे जो अपना राजधानी परिवर्तन करते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका क्या कारण था कि राजधानी परिवर्तन के साथ साथ टोटल दरबारियों के साथ साथ दिल्ली की पूरी प्रजा को भी अपने साथ लेके गया। अब ऐसा तो कहीं होता नहीं है, लेकिन ये पागलपंती ही था। इसने फरमान जारी किया कि नहीं, पूरी प्रजा भी हमारे साथ वापस दौलताबाद जाएगी। अब वहाँ के जो प्रजा थी दिल्ली की, उसके पास अपना घर है, ज़मीन ज़्यादा सब छोड़ के सिर्फ कुछ एक सामान ले जाके फिर दौलताबाद में जाना, अब वहाँ पे क्या है फिर से पुनः बसना, ये तो पॉसिबल नहीं था एक बहुत बड़ी जनसंख्या को। तो क्या था कि अब जनता के बीच, प्रजा के बीच जो था अव्यवस्था फैलने लगी। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों वह राजधानी परिवर्तन करना चाहता था? तो उद्देश्य था केंद्र में रहकर शासन करना। एक्चुअली क्या था कि वो चाहता था कि भारत के सेंटर में जाकर बैठ जाए और वहाँ से पूरे भारत पर नज़र रखें। लेकिन हो सकता है इसका कुछ और भी कारण रहे, जैसे मंगोलों के आक्रमण के डर से, क्योंकि मंगोल अधिकतर वही उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से एंट्री करते थे और वहाँ से दिल्ली नज़दीक पड़ता था। तो उसके डर से क्या कहा, हो सकता है कि उसके डर से भी उसने अपना राजधानी दिल्ली से ट्रांसफ़र करके दौलताबाद ले गया। लेकिन यह उसकी योजना असफल हो गई और कुछ दिनों के बाद 1335 ईस्वी में ही उसे वापस दिल्ली
लौटना पड़ा। एक बार जाना पूरे प्रजा को लेके, फिर से वापस प्रजा को लेके आना, अपार धन की हानि हुई उसे। इस जगह पे काफ़ी धन की हानि हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है पागल सुल्तान। अब क्या था कि जब वह दौलताबाद में उसने अपना साम्राज्य बनाया, उसके बाद फिर से वापस राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र किया, तो दक्षिण में काफ़ी अव्यवस्था फैल गई। इसका फ़ायदा वहाँ के कुछ स्थानीय जो थे योद्धा थे, सेनापति थे, उन्होंने उठाया। उसी में विजयनगर की साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो था, दो साम्राज्य का उदय दक्षिण में हुआ। विजयनगर साम्राज्य जहाँ हिंदू राजवंशों का साम्राज्य था, वहीं बहमनी साम्राज्य भी इस्लामिक साम्राज्य था। तो दो नए राजवंशों के उदय हुआ दक्षिण में। तीसरा देखिए उसका कार्य, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का कहने का मतलब कि जैसे कि आज हम लोग जो भी यूज करते हैं नोट, सिक्का, वो एक सांकेतिक मुद्रा है। अर्थात जो मुद्रा का अगर उसका कागज़ का वैल्यू देखा जाए या सिक्के का वैल्यू देखा जाए तो ज़ीरो है, बहुत ही कम, एकदम नगण्य। लेकिन उस पर जो अंकित अंक होते हैं, जैसे 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, तो ये सब जो अंक है वैल्यू उसका होता है। तो ये एक संकेत है कि भाई ये नोट जो है इतने रुपये का है या इसका वैल्यू इतना है, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। तो सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने क्या किया, सोने और चांदी के बदले तांबे और पीतल की मुद्रा चलवाना शुरू किया। अब उन्होंने क्या किया कि अपने स्वर्ण भंडार को, खजाने को भरने के लिए प्रजा के बीच से सारे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के वापस ले आया। उसके बदले तांबे और पीतल की जो सिक्के, ढलाए गए सिक्के थे, उसे चलवा दिया। इसका नुकसान क्या हुआ कि मार्केट में जो था एकदम सस्ता धातु था, मार्केट में इसका डुप्लीकेट बहुत आ गया। अब जो था कि सिक्का ही सिक्का भर गया हर जगह, जितना अनाज कम था सिक्का ज़्यादा था। फलस्वरूप क्या था कि बाज़ार एकदम अस्त व्यस्त हो गया। लाचार में क्या हुआ, लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस व्यवस्था को फिर से बंद कर दिया और सारे सिक्कों को ये वापस मंगवा लिया। अब जो था कि जितना सिक्का इसने जारी किया था उससे 3 गुना 4 गुना सिक्का वापस आ गया, एक भर गया। जहाँ तहाँ सिक्का उसके मतलब जहाँ पे रखा था खजाने में सिर्फ सिक्का ही सिक्का नज़र आ रहा था। अब बदले में क्या था कि इसको जितना सिक्का आया उसके उतना ही उसको देना पड़ा। अब जिसके चलते क्या कि जो सोना आया भी था पहले, उससे ज़्यादा सोना खजाने से बाहर चला गया। तो इस प्रकार से इसमें सांकेतिक मुद्रा चलाने में भी इसे भारी क्षति का सामना करना पड़ा। अब अगला देखते हैं खुरासन अभियान। खुरासन मध्य एशिया की एक जगह है, अफ़गानिस्तान के आसपास में। तो ये क्या चाह रहा था कि हम खुरासान पे जाके वहाँ पे कब्जा करके अपना साम्राज्य विस्तार करें, ताकि उधर से आने वाले लोग हमें ज़्यादा तंग ना कर सकें। तो उस वक्त खुरासान में था कि राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, काफ़ी कमज़ोर शासन हो चुका था खुरासान का। तो इसने क्या किया कि वहाँ पर चाह रहा था कि जाके अटैक करके उसे अपने कब्ज़े में ले लें। तो इसके चलते उसने 3,70,000 की विशाल सेना का गठन किया। 3,70,000 एक विशाल सेना का गठन किया और उनको 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया कि भैया हम लोग जाएंगे, कितना समय लगेगा नहीं लगेगा, तो युद्ध के लिए अग्रिम वेतन 1 साल का उसे ऑलरेडी प्रदान कर दिया। परंतु क्या हुआ कि मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन हो गया, वहाँ स्थिरता आ गई, शांति छा गई। अब इसके चलते क्या हो गया, इसको युद्ध स्थगित करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। अब उसने इतना बड़ा सेना गठन कर दिया, उसको वेतन भी दे दिया और युद्ध भी नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, टोटल लॉस। यह योजना भी असफल हो गई और भारी क्षति का सामना करना पड़ा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब आगे देखें कराचिल का अभियान। हिमालयी क्षेत्र कांगड़ा और कुमाऊं में जनजातीय विद्रोहों को दमन के लिए विशाल सेना भेजी। हिमालयी क्षेत्र है कांगड़ा और कुमाऊं, वहाँ पर से काफ़ी जनजातीय लोग जो थे, जो राजवंश थे जनजातीय, वो
अधिकतर विद्रोह करते रहते थे। तो विद्रोहों को दबाने के लिए एक विशाल सेना भेजी। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत सफलता मिली, मगर जो पहाड़ी लोग होते हैं, जनजातीय लोग, पर्वतीय लोग, वो लोग गोरिल्ला युद्ध करते हैं, छापामार युद्ध करते हैं। छोटी सी टुकड़ी आई, मार के वापस जंगल में छिप गई, छोटी सी टुकड़ी आई, वापस में मार के पहाड़ पे चढ़ गई। तो इस तरह का जो गुरिल्ला युद्ध जब शुरू किया जनजातीय लोगों ने, इसे यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके सैनिक भागने लगे, आते थे मारकाट मचा के भाग जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत लॉस हुआ उसको, सिर्फ सेना का ही नहीं बल्कि मतलब धन का भी नुकसान हुआ। इसके चलते ये योजना भी इसकी असफल हुई और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन्हीं असफलताओं के कारण इसे पागल, रक्त पिपासु, मूर्ख, स्वप्नशील आदि कहा जाता था। यही सब जो कार्य, इसका असफल कार्य, कर विधि किया असफल, राजधानी परिवर्तन करना चाहा असफल, सांकेतिक मुद्रा चलाना चाहा असफल, खुरासान का अभियान करना चाहा असफल, कराची अभियान करना चाहा असफल। मतलब 5 अभियान किया, 5 में ये असफल रहा। इसके चलते इसे मूर्ख, स्वप्नशील, रक्त पिपासु आदि कहा जाता है। अब देख लें 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, आपने नाम सुना होगा। तो सबसे पहले 1333 ईस्वी में इसी के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता से प्रभावित होकर दरबार में काजी का पद उसे प्रदान किया। एमबीटी जो था मोहम्मद बिन तुगलक इतना प्रभावित हुआ इब्न बतूता से कि उसे गाजी का पद प्रदान कर दिया अपने दरबार में। 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा। फिर 1342 ईस्वी में इसने उसे अपना राजदूत बनाया और चीन भेजा। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को रेहला या तारीख ए रेहला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता ने इसे दरबार में रहते हुए एक पुस्तक की रचना की, जिसे रेहला या तारीख ए रेहला के नाम से जाना जाता है। इसमें उसने अपने संपूर्ण यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अब देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था हिंदुओं के प्रति उदार और सहिष्णु था, काफ़ी उदार शासक था। उसे हिंदू मुसलमान में ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था। तो देखा जाए इस जगह पे धार्मिक के मामले में ये काफ़ी सहिष्णु शासक था। हिंदुओं के पर्व त्यौहार में भी ये शामिल हुआ करता था। तो काफ़ी उदार शासक था। इसके निर्माणों में आदिलाबाद का किला, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा का निर्माण प्रमुख है। इसने कुछ निर्माण भी कराया, जिसमें 2 निर्माण काफ़ी प्रमुख हैं। कौन सा? आदिलाबाद का किला और जो प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया, उसका मकबरा भी इसने निर्माण करवाया था। 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता था कि सिंधु क्षेत्र में इसको विद्रोहों को दमन के लिए वो गया था और रिटर्निंग में जो 1351 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। किस जगह पे? थट्टा नामक स्थान पर। उसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा, एक जो राइटर है बदायूनी, उसने मृत्यु पर एक व्यंग कहा है। क्या कहा है? कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। मतलब जहाँ तक वह लोगों से परेशान था, लोग उससे परेशान थे, तो उसकी मृत्यु पर कहा कि दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल गया। यह एक व्यंग किसने कहा है? बदायूनी ने। काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा गया है, तो इसे आप लोग इस पर गौर फरमाएंगे। आगे चले फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक माना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे FST कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जहाँ तक यहाँ देखा जाता है कि इसके पुत्र बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई जो था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, वह शासक बन के आता है। इसकी 2 बार राज्याभिषेक की गई। एक राज्याभिषेक थट्टा नामक स्थान पे, जहाँ पर एमबीटी की मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, वहाँ पे की गई। दोबारा जब दिल्ली वापस आया तो एक बार वहाँ पर की गई थी। इसे 2 बार राज्याभिषेक किया गया।
पूर्ण रूप से इस्लामिक शासन को इसने प्राथमिकता दी। जहाँ पे मिट्टी जो था मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक जो था धार्मिक रूप से उदार था, लेकिन यह धार्मिक कट्टर था। इसने पूर्ण रूप से इस्लामिक शासन को प्रधानता दी और टोटल शासनकाल में उलेमाओं और अमीरों का प्रभुत्व था। टोटल मतलब हैंडल था किसका? अमीरों का, उलेमाओं का। क्यों? क्योंकि यह इस्लामिक पद्धति से शासन कर रहा था। धार्मिक रूप से असहिष्णु था, मतलब सिर्फ मुसलमान को छोड़ के अन्य शासन के लिए यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। हिंदुओं को जिम्मी कहकर संबोधित किया। इसने क्या कहा? हिंदुओं को जिम्मी कहकर संबोधित किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और धार्मिक गुरुओं को खुश करने के लिए हिंदू मंदिर तोड़वाया। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर, पहले क्या था? जजिया कर ब्राह्मणों को जजिया कर से अलग रखा गया था, लेकिन इसने क्या किया कि ब्राह्मणों को भी जजिया करके दायरे में कर दिया और धार्मिक गुरुओं को खुश करने के लिए हिंदू मंदिरों की हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। इतिहासकारों द्वारा उसे लोक कल्याणकारी शासक कहा गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास देखें कि लोक कल्याणकारी शासक कहा जा रहा है इतिहासकारों के द्वारा। अब ऐसे कैसा हो सकता है? क्योंकि ये हिंदू को मंदिर तोड़वा रहा है, उसे जिम्मी कह के संबोधित कर रहा है, धार्मिक रूप से असहिष्णु है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा रहा है, तो यह कैसे लोक कल्याणकारी शासक हुआ? तो कुछ राइटर जो हैं, जो इस्लामिक राइटर होंगे या फिर कुछ जो इसके सपोर्टर्स होंगे, उसके द्वारा ये लिखा गया होगा। हालांकि इसने कार्य किए, कुछ बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ये धार्मिक असहिष्णु होने के कारण अधिकतर फ़ायदा किसे मिलता था? तो इस्लामिक लोगों को। तो अब देखिए इसने क्या किया? लोक कल्याणकारी शासक का कार्य किया। इसने 24 की जगह 4 कर लगाया। इसने टोटल 24 कर जो उस वक्त प्रचलित थे उसको समाप्त करके केवल 4 कर को मतलब प्रचलन में लाया। कौन कौन से 4 कर थे? देख लेते हैं। पहला खम्स, मतलब युद्ध में जो लूटा गया जो खजाना था और उस पर जो सैनिक जो लूट कर लाते थे और उससे जो कर लिया जाता था सैनिकों द्वारा लूटे गए सामान को, उसे खम्स कहा जाता था। यह क्या था? उसने 1/5 भाग जो था कर के रूप में लेना शुरू किया। दूसरा था खराज। यह एक प्रकार का कृषि कर था। खराज क्या था? एक प्रकार का कृषि कर था। इसमें जो था 1/3 की जगह 1/5 मतलब भाग कर लिया जाता था। थोड़ा कर के रूप में सहिष्णु हो गया, कम कर दिया टैक्स। अब देखिए जो जजिया कर, हिंदुओं और गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर। अब जो हिंदुओं और गैर मुस्लिमों पर जो जजिया कर लिया गया, ये तो कतई लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता है, खासकर किसी एक वर्ग के लिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसे लोक कल्याणकारी शासक कहा जाता है। सिर्फ किसी एक वर्ग के अच्छे कार्य के लिए इसे लोक कल्याणकारी शासक कहा गया। फिर भी खैर जो है इतिहास में हम उसे बता रहे हैं आपको, हम लोग वही पढ़ेंगे जो पढ़ते आए हैं। ज़कात, अगला जो टैक्स था ज़कात, यह धनवान मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जिसमें 2.5% की दर से कर लिया जाता था और इससे जो आमदनी होती थी उसे जन कल्याण के लिए खर्च किया जाता था। अब देख ले कुछ सामाजिक कार्य इसके। फिरोज शाह तुगलक अपने दासों का काफ़ी ख्याल रखता था। उसने दासों के कल्याण के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की। क्या कि दीवान ए बंदगान, एक विभाग बनवाया दासों के कल्याण के लिए। उसे क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदगान कहा जाता था। इसे कहा जाता है सर्वाधिक दासों की संख्या इसी के पास थी। लगभग 1,80,000 दासियाँ थे इसके पास। इसने गरीबों, अपाहिजों, विधवाओं, अविवाहितों आदि के आर्थिक मदद के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की। मतलब एक कहिए कि एक संस्था बनाई दीवान ए खैरात नाम से, जो गरीबों, अपाहिजों, विधवाओं, अविवाहितों इस तरह के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके। गरीबों के लिए दारुल सफ़ा
यानी खैराती अस्पताल बनवाए। 300 नगर भी बसाए, जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद आदि प्रमुख थे। इसने क्या किया, कुल मिलाकर 300 नगर बसाए, जिसमें से कुछ प्रमुख थे। कौन कौन सा, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद आदि। उसने टोपरा एवं मेरठ से अशोक स्तंभ हटवाकर दिल्ली में स्थानांतरित करवाया। अब हिंदुओं को भड़काने की एक और साजिश देखा जी यहाँ पे। उसने टोपरा व मेरठ से अशोक स्तंभ को हटवा दिया, उखड़वा कर दिल्ली में लगाएगा। इसकी क्या ज़रूरत थी, कहा। इससे पता चलता है कि वह किसी एक वर्ग विशेष को ही खुश करना चाहता था। उसने 1200 फलों के बगीचे लगवाए, तथा फलों की गुणवत्ता को जो बनाए रखने के लिए उसने कई अनुसंधान केंद्र बनवाए। अब आगे देखेंगे हम लोग इसके कुछ और कार्य। अन्य कार्यों में देख लेते हैं कि सिंचाई के लिए उसने 5 बड़े बड़े और कई छोटे नहरों का निर्माण करवाया। एक सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसने 5 बड़े बड़े और कई छोटे छोटे नहरों का निर्माण करवाया। लेकिन नहरों के पानी के उपयोग के बदले उसने एक कर लगाया। क्या कर लगाया, उसको हक ए सर्व कहा जाता था। तो इसमें क्या था कि 1/10 की दर से कर ली जाती थी। क्यों नहरों के पानी के उपयोग के बदले। क्या भाई, आपको नहर का पानी का आपको उपयोग करना है तो आपको 1/10 के दर से टैक्स देना पड़ेगा, हक ए सर्व देना पड़ेगा। इसके अलावा उसने भारतीय और इस्लामिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। खलीफाओं को खुश करने के लिए उनके नाम के सिक्कों पर अंकित करवाया। मतलब खलीफाओं, मतलब इस्लामिक शासन में इतना डूब गया था कि खलीफा लोग को खुश करने के उद्देश्य से उसने सिक्कों पर उनका नाम तक अंकित करवाना शुरू कर दिया था। उसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं से एक आत्मकथा लिखी, जिसे फुतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। जियाउद्दीन बर्नी ने उसके सम्मान में तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी की रचना की। जी हाँ, जिसे सिर्फ आप लोग बर्नी के नाम से जानते थे, उसका पूरा नाम था जियाउद्दीन बर्नी। इसने फिरोज शाह तुगलक के सम्मान में तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी नामक पुस्तक की रचना की। अब देख लेते हैं कि कल्याणकारी कार्यों के लिए उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता था। जी हाँ, जिस तरह के मुगल काल में अकबर ने कार्य किए, उसी तरह कल्याणकारी कार्य फिरोज शाह तुगलक ने भी किए। इसीलिए इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता था। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को। अब देखते हैं 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। वजह क्या था कि इसकी मृत्यु के बाद कोई भी जो शासक आया, बहुत सारे शासक आए, 3-4 कुछ इस तरह के शासक आए, लेकिन सारे अयोग्य थे, कोई भी योग्य नहीं था। इसी कारण से धीरे धीरे तुगलक वंश पतन की ओर अग्रसर हुआ। 1388 ईस्वी में मोहम्मद खान शासक बना, ठीक फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद। लेकिन उसी वर्ष उसकी हत्या गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने कर दी। किसने, गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक शासक बना, गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय शासक बना। 5 माह के शासन के बाद अबू बकर के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अब पहले उसने मोहम्मद खान की हत्या कर दी, अब उसकी हत्या अबू बकर ने कर दी। अबू बकर मात्र 1 साल शासन किया, 1389 से 90। फिर शायद उसकी हत्या हो गई होगी या किसी तरह से उसकी मृत्यु हो गई होगी। उसके पश्चात नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बन के आया। कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। उसके बाद हुमायूं 1394 से 1395। ये वो मुग़ल काल वाला हुमायूं नहीं है। तो ये 1394 से 95 मात्र 1 साल के लिए शासक बना। उसके बाद आया नसरुद्दीन महमूद तुगलक। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक साबित हुआ। इसका कार्यकाल 1394 से 1453
14 ईस्वी तक रहा। वैसे तो देखा जाए तो 1394 के बाद 1398 तक ही शासक था, क्योंकि उसके बाद शासन का दायरा इतना छोटा हो गया कि ये एक नाम मात्र का शासक था और घींच तीर के 1414 तक ले गया था। देखा जाए तुगलक वंश की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी, क्योंकि बीच में जो कुछ शासक आए इन्होंने पूरा बर्बाद करके रख दिया। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। इसी के शासनकाल में, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में ही मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण हुआ था। और तैमूर लंग इतना बर्बर, इतना क्रूर, रक्त पिपासु था कि उसके डर से यह गुजरात भाग गया। लेकिन एक्चुअली देखिए, दो कहानियाँ हैं कि उसके डर से यह गुजरात भाग गया, या कहीं कहीं कहानी था कि उसने युद्ध किया, लेकिन युद्ध में पराजय के बाद वह भाग गया गुजरात। लेकिन पुनः जब तैमूर लंग वापस चला जाता है तो अपने वजीर के कहने पर यह पुनः वापस दिल्ली में आ जाता है। लेकिन उस वक्त तक साम्राज्य का दायरा इतना छोटा हो जाता है कि कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से लेके पालन तक एकदम छोटे एरिया में सिमट के रह जाता है। 1412 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के आसपास जब तैमूर लंग वापस जा रहा था यहाँ से लूटपाट मचाते हुए, काफ़ी धन संपदा लूटा भारत में, जब वापस जा रहा था तो उसने अपने सेनापति खिज्र खां, किसको, उसका एक सेनापति था खिज्र खां, उसको लाहौर का सूबेदार घोषित कर दिया, क्योंकि वह यहाँ शासन करने नहीं आया था। वह यहाँ सिर्फ धन दौलत, अपार धन दौलत जो है लूटने, यहाँ से दासियाँ, यहाँ की औरतें सब उठा के लेके गया वहाँ, मतलब मध्य एशिया। तो उसने अपने सेनापति खिज्र खां को यहाँ पर एक सूबेदार, लाहौर का सूबेदार घोषित कर दिया और वापस चला गया। बाद में इसी खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। तुगलक वंश के बाद अगला वंश सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां। तो इस तरह से हम लोगों ने आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश और लोदी वंश अगले वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो इसलिए आपका सहयोग ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और उसके बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलें। याद से बेल आइकन प्रेस कर दें, और यदि ऑल का ऑप्शन है तो आप उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी जो भी अगली वीडियो है उसकी जानकारी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभ उठाते रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।